नमस्कार, गांव के लोग चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। हमारे साथ आज बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अनूप शमीक। डॉक्टर अनूप शमीक लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर बनारस में लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल वो जाति जनगणना को लेकर सक्रिय हैं। 28 नवंबर को जातिगत जनगणना को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया है। इसी मुद्दे पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। अनूप जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अनूप जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जाति जनगणना का मुद्दा देश भर में पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रहा है और इस पर कई लोग लगातार कई वर्षों से काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसका आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। इसका क्या कारण है? जाति जनगणना का जो मुद्दा है, उसकी मांग जो है, मेरा मानना है कि पिछले 4 दशकों से और पीक पे है। जो मंडल कमीशन, जब मंडल आयोग गठन हुआ तो जब बीपी मंडल साहब को उसका चेयर पर्सन बनाया गया और उन्होंने उसको लेके जो डेटा, उसमें पिछड़ों के लिए जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, वो 1931 के डेटा से जाति जनगणना, जो लास्ट जाति जनगणना भारत में हुई 1931 में, उसका डेटा उन्होंने लिया। और वो डेटा लगभग उस दौर में 50 साल पुराना डेटा था। तो इस जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, उन्होंने इसमें सिफारिश भी किया कि भारत में जाति जनगणना पुनः ही कराई जाए, क्योंकि ये पिछले डेटा के आधार पे ये वर्तमान डेटा हम दे रहे हैं, वो पूरा अपडेट पूरा, यानी उसको जिसको कहते हैं कि बिल्कुल पंचुअल ये नहीं हो सकता। इसमें 8 से 10% आगे पीछे का रेशियो हो सकता है। हाँ, एग्जैक्ट नहीं आ सकता, इसलिए उसको पुनः कराया जाए। लेकिन 1980 के बाद ये काफ़ी लंबा ये प्रोसेस चला। 1980 के बाद अब 1990 में ये लागू किया गया, आपका मंडल कमीशन लागू किया गया। और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उस जब लागू किया गया तो इस देश में काफ़ी हंगामा हुआ कि जाति के आधार पे इस तरह और गैर बराबरी और दुनिया भर की चीज़ें बोली गई। और मेरा मानना है कि अगर 1991 में पुनः जब जनगणना हुई, सामान्य जनगणना जब हुआ, तो सब वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद से हट गए थे और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद पे आ गए थे उस दौर में। तो सामान्य सी बात है, अगर वो होते तो शायद वो भी करवा डालते, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद 1991 के बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और कुछ इस तरह का नहीं प्रोसेस में आया। फिर 2011 में फिर कांग्रेस का रिजीम था, मनमोहन सरकार थी, और एक मांग उठ रही थी भाजपा और अन्य विपक्षी दलों का कि इसको जाति जनगणना कराया जाए। तो एक उन्होंने सामाजिक आर्थिक को आधार बना के एक अलग से जनगणना के अलग से लगभग 4000 करोड़ का बजट बना के इसका सर्वे कराया, और सर्वे में 3 साल लग गए। और तब तक वो बीजेपी की सरकार भी आ गई, और बीजेपी की सरकार आई तो उनके तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये जो डेटा है इसमें लगभग 90 लाख त्रुटियां हैं। अच्छा। 90 लाख से ज़्यादा त्रुटियां हैं, ऐसे में इसको पब्लिक डोमेन नहीं कर सकते। इसका मतलब जनता का पैसा 4000 करोड़ वो बर्बाद गया। लेकिन जनगणना तो हुई नहीं थी। नहीं, ये सामान्य सामाजिक आर्थिक को लेके हुआ, और इन्होंने कुछ मुद्दों पे किया भी, कुछ मुद्दों पे इन्होंने किया भी, कास्ट बेस किया कि भाई पिछड़े कितने और ये किसने, और सब कास्ट का भले नहीं किया लेकिन कुछ मुद्दों पे किया, लेकिन उसके बावजूद उसको पब्लिक डोमेन नहीं किया। जब नहीं किया और उनको बता दिया गया कि भाई इसमें 80 लाख 90 लाख त्रुटियां हैं और इस तरह से उसको पब्लिक डोमेन नहीं किया, तो वो वैसे का वैसे चला गया। अब 2021 आया है। 2021 में अब चूंकि लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव है, इसको लेके इस तरह लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 10 साल बाद जनगणना होती है तभी उस समय इसकी मांग उठती है। हर 10 साल पे विपक्षियों द्वारा या अलग अलग जगहों से उसकी मांग उठती रहती है। तो अभी हम 2020 से फिर ये कैंपेन शुरू हुआ, देश भर में लोग अपने अपने तरीके से मांग कर रहे थे कि इसको किया जाए। और बहुत चालाकी से सत्ता ने, चूंकि इसको 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच 2020 में सामान्य जनगणना करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कहा कि कोविड का बहाना लेते हुए वो कोविड में चुनाव करवा ले रहे हैं, बिहार में करवा ले रहे हैं, देश के अन्य राज्यों में चुनाव करवा ले रहे हैं, लेकिन जनगणना नहीं करा पा रहे। उसमें कौन सा कोविड फैल जाता है, 2 आदमी मास्क लेके जाते हैं, घर से दूर से पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने फरवरी से मई से, हाँ, उनकी मंशा नहीं थी। फरवरी से वो मई आए, मई से वो सितंबर आए, सितंबर से बोले अक्टूबर नवंबर में कराएंगे, और अब
नवंबर भी खत्म। अच्छा, ये क्या कारण होता है कि जब विपक्ष में कोई सत्ता रहती है या पार्टी रहती है, वो जाति जनगणना की मांग तो उठाती है, लेकिन जब वो सत्ता में आती है तब उससे वो मुकर जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि देखिए मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स पिछले आज़ादी के बाद से जो सत्ता में भागीदारी है, उसमें आज भी जो बहुसंख्यक है तथाकथित आबादी का आदमी, उसकी भागीदारी, उसकी जैसे कैबिनेट मंत्रालय हुआ और भी राजस्व पद हो गया, सिविल IAS अफसरान हो गए, इस तरह का जो वो मंत्रालय है वो तो 15% के ही पास ज़्यादा है, और उनके सत्ता में रहते संभव नहीं है। जब तक ये बहुजन व्यापक आंदोलन नहीं बनेगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। हाँ, पॉलिटिकल फायदे के लिए, जनता को बरगलाने के लिए भले ही ये बोल दें कि हम चाहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर ये इस तरह से वो बातें करते हैं। हालांकि एक प्रयास किया था पिछली सरकार ने करवाने का, लेकिन वो पूरा सही ढंग से वो नहीं हो पाया, तो नतीजा वो ठंडे बस्ते में चला गया। अच्छा, जाति जनगणना क्यों ज़रूरी अभी लगता है, या क्यों जाति जनगणना की आवश्यकता महसूस होती है? और देखिए, देश में जो आबादी है भारत में, और उसमें OBC है, SC है, माइनॉरिटी है। आप माइनॉरिटी का जनगणना कराते हो, माइनॉरिटी में मतलब सिर्फ कराओगे कि मुस्लिम में कितनी आबादी है, क्रिश्चियंस में कितनी है, जैन में कितने हैं, बुद्धिज्म में कितने हैं, ये आप कराते हैं। उसके बाद जनगणना होता है तो सिर्फ SC और ST का होता है, और वो हमेशा चला आया SC ST का। लेकिन उस मुस्लिम कम्युनिटी में आप उसका जनगणना आप कभी नहीं कराओगे जो पासमानदा समाज है। मुस्लिम में 90% जो आबादी है पसमानदा मतलब ही होता है हिंदी में पिछड़ा समाज। अच्छा। जैसे सो कॉल्ड हिंदू में आप OBCs में वो जो हमारा पिछड़ा समाज है, वैसे ही जैसे मुस्लिम तबका का हम नाम लेंगे तो वो उसका 90% भाग पसमानदा आ जाएगा, और महज 10% के अंदर ये शेख, पठान, इस तरह की जो जाति हैं वो अपर कास्ट वहाँ माने जाते हैं, उनका दबदबा है। जैसे हमारे सो कॉल्ड हिंदू बिरादरी में वो अपर कास्ट का दबदबा आर्थिक का है, वैसे ही उनका कुछ है मुस्लिम सवर्ण का है, और वो भी उधर नहीं चाहते हैं कि इनका हो। जब ऐसी बात आती है तो धर्म के लिए हो जाते हैं, और जब आर्थिक बात आती है तो वो कास्ट एक हायरार्की वहाँ खड़ी हो जाती है। तो मेरा मानना है कि जब तक पिछड़ों का जो आरक्षण का जो प्रश्न है, जो 27% आरक्षण हमें मिला पिछड़े समाज को, उनकी भागीदारी तो आज नौकरियों में 10% भी नहीं अगर खोजा जाए, तो एक तो उनकी भागीदारी नहीं है, और इसलिए एक जनगणना जरूरी है कि जब हम संपूर्ण भारत के सभी जातियों का जनगणना कराएंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि मुस्लिम जो समाज है, जो लगभग 20 करोड़ के आसपास है, उसमें 90% आबादी पसमानदा है। अच्छा, पसमानदा मतलब ओबीसी कानून, भारत का संविधान ही कहता है कि जो OBC है वो न्यूट्रल शब्द है धर्म के लिए, वो न्यूट्रल है। जैसे OBC आएगा तो उसमें मुस्लिम पसमानदा भी जुड़ेगा, उसमें क्रिश्चियंस का भी अगर ऐसी OBC कैटेगरी है तो वो भी जुड़ेगा, उसको संवैधानिक रूप से जोड़ लेना पड़ेगा। यही चीज वो नहीं चाहते। अगर ऐसा वो पूरा जातिवार जनगणना करा ले तो मेरा मानना है कि भारत में 60 से 65% OBC कैटेगरी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और उसी के आधार पे भारत के सभी संसाधनों पे रोजगार, जो बजट है वो, और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकारें उसको कराने से बचती हैं। जी। अच्छा, आपने अभी जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा एक का गठन किया है, जो काफी समय से पूर्वांचल के कुछ जिलों में सक्रिय है। जब से जाति जनगणना का सवाल उठने लगा तब से, तो क्या ये कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित है या एक सांगठनिक ढांचा है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी, 20 जुलाई 2021 को संसद में बीजेपी सरकार ने के मंत्री ने घोषणा किया कि इस बार भी हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अच्छा। और उसके जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो ये बड़ा मुद्दा था, और उसको लेके हम लोगों ने एक बैठक की बनारस में, लगभग 30-40 आंदोलनों से जुड़े संगठनों के साथ, कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल फोर्सेस के लोग भी थे, और लेकिन बेसिकली उसमें जो जन आंदोलन के लोग हैं उन लोग के साथ एक बैठक किया हम लोगों ने जुलाई के लास्ट वीक में, और ये निर्णय लिया कि इसको एक अभियान के तौर पे हम आगे बढ़ाएंगे। आज तक इसकी जरूरत है, 70 साल से बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि जाति जनगणना
देश के विकास के सैकड़ों तालों की एक लौती चाबी है। और इसको लेके हम लोगों ने ये अभियान चलाया। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन का मंच है। और ये इसमें कोई अगुआ नेता नहीं है। जो काम कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, वो इसके लीडरशिप में हम जहां भी जा रहे हैं तो एक कमेटी गठित कर दे रहे हैं कि भाई हाँ, इसमें 15 सदस्यीय कमेटी गठित हो गई। अब आप लोग 15 लोग देखिए अपने जिले का संभालिए। वैसे हम बनारस में भी शुरू किए थे, हमें से कोई अगुआ नेता नहीं है और कुछ नहीं। जैसे मेरा एक मंच है पूर्वांचल बहुजन मोर्चा, एक कोई साथी कोई और मंच का है, कोई और संगठन का है, कोई छोटे पॉलिटिकल फोर्सेस का है, तो एक साझा है। और इसमें अच्छा ये हम कार्यक्रम भी करा रहे हैं, तो जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा के बैनर तले करवा रहे हैं। उसमें जो संस्था जो होंगे, सहयोगी संस्था जो होंगे, उन सब का नीचे हम नाम देंगे और बाकी जो एक फोरम है, मंच है, वो कॉमन मंच रहेगा। अच्छा, ये 28 नवंबर को आपका जो सम्मेलन होने वाला है, उसका क्या उद्देश्य, उसमें कौन कौन सी मांगे रखी गई हैं? देखिए, पिछले 2 साल में जो देश में बीत रहा है कोविड के बाद से, तो एक तो उसको भी हम ध्यान में रखे हुए हैं। और दूसरा मेन तो फोकस यही है कि अहम जो मांग है कि सभी जातियों का जनगणना कराया जाए देश में। सभी जातियों का, चाहे वो हिंदू में किसी भी कैटेगरी का हो, वो मुस्लिम में एससी है, ओबीसी है, उसकी भी पूरा हो, क्रिश्चियंस का हो, सभी जातियों का, सभी धर्म में सबका। सिख में भी एससी हैं, सिख में भी, अरे क्रिश्चियंस में भी एससी हैं, ओबीसी हैं, मुस्लिम में भी ओबीसी हैं, एससी हैं। हलालखोर कमेटी होती है मुस्लिम में, वो सफाई कर्मी, जो हमारे यहाँ सफाई कर्मी होते हैं वाल्मीकि समाज के, वैसे उसमें होते हैं। लेकिन उनके साथ सामाजिक भेदभाव तो वही होता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि उनके पास रिजर्वेशन है, तो वो नहीं है। SC/ST एक्ट के तहत अगर क्रिश्चियंस का दलित के ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज नहीं करवा पाएगा। तो हमारा ये मानना है कि इन सभी का, जातियों का, सभी का जब तक हम बराबर का जनगणना नहीं कराएंगे, जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे, तब तक हम ये नहीं देख पाएंगे कि किस समाज में कितने लोग अभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो हमारी मूल मांग है कि सभी जातियों का जातिवार एक तो जनगणना कराएं। दूसरा, पसमानदा समाज जो है, मुस्लिम में पसमानदा समाज, स्पेशली उनका, और क्रिश्चियंस में जो आते हैं उनका कराएं। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं कि वर्तमान में किसानों का 3 काला कानून, भले ही उन्होंने मौखिक रूप से बोल दिया है, लेकिन उस 3 काले कानून को वापस ले। जो 700-800 किसान मरे हैं, उनको क्या कहते हैं कि उनको कोई सपोर्ट करे इस तरह का। और उसके अलावा अभी आप देखेंगे कि पलायन बड़े जोरों पे है। इसको कोविड काल में देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर पलायन। किसी गांव में चले जाएंगे तो आधे से ज्यादा युवा यूपी छोड़ के कहीं भाग रहे, कहीं भाग रहे। और योगी जी का बयान आ रहा है कि यूपी बदल रहा है और ये विकास हो रहा है, तो बड़ी तेजी में। तो ये पलायन पर रोक लगाई जाए। फिर वो बिजली का मुद्दा है, जो बुनकरों का फ्लैट रेट का मुद्दा है, उसकी मांग है कि उसको एक फिक्स रेट किया जाए। मनरेगा के तहत जो काम मिलता था पिछली सरकारों में, तो कुछ मिल भी जाता था, इस सरकार में तो 10 दिन का काम नहीं मिल रहा है। तो मनरेगा का 200 दिन का काम वो तय किया जाए। और इस तरह के तमाम और मुद्दे हैं। और एक अहम मुद्दा और है कि गांव में इस कोविड के दौरान जो सेल्फ फाइनेंस कंपनियां होती हैं, इन्होंने गांव के लोगों को ढेर सारा ऋण दिया। और वो ऋण चुकाने का तरीका है कि वो कोई 1 हफ्ते में आता है, कोई 15 दिन में आएगा, कोई 1 महीने में आएगा, लेकिन आपको पैसा देना है। लेकिन जब कोविड काल में 4-4 महीने बंद था, तो वो मजदूर काम नहीं कर रहा था और पैसा लेने वो उनके घर तक चढ़ जाते थे। तो वो ऐसे में वो पलायन होते थे, ऐसे में बहुत हिंसा भी होता था और आत्महत्या भी बहुत तेजी से बढ़ी। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, इन पे लगाम हो। और एक मांग हमने और की है कि चूंकि जाति जनगणना का प्रश्न है, इसको उठा रहे हैं, और इससे ही बिल्कुल साफ हो जाता है कि जब से योगी सरकार आई है, तब से आरक्षण का जो प्रावधान है उस पर भयंकर हमला है। आप किसी भी शहर के थानों पे अगर आप सर्वे कर लें तो 70 से 80% तक थानेदारी सो कॉल्ड अपर कास्ट के पास है। और ऐसे में अगर 20% SC/ST OBC की भागीदारी वहां रह जाती है लगभग, तो क्या ही सामाजिक न्याय मिलेगा और क्या ही आरक्षण। तो उस पे आरक्षण के हिसाब से बंटवारा हो थानों पे। तो इस तरह के हमने तमाम मुद्दों को रखा है उस पे। जी। अच्छा, जैसे ही ये 5 राज्यों में जैसा विधानसभा चुनाव होने की घोषणा हुई या होने वाले हैं, ऐसा अभी तय हो गया है,
तभी से ये जो जाति जनगणना है इसकी इस मुद्दे पर सुगबुगाहट हुई जी। तो ये राजनीति का हिस्सा माना जाए या सरकार इसके लिए चिंतित है इसलिए ये मुद्दे सामने आए और इस पर बातचीत होना शुरू हुई? देखिए, कोइंसिडेंट ये जो 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अगर ये 1 साल पहले अपने तय समय से पहले 2020 फरवरी में ये जो बीता 2021 फरवरी में अगर ये जनगणना करा लेते, जातिगत जनगणना करा लेते तो बहुत सामान्य सी बात है कि वो मांग इतने देर तक नहीं खींचती। उन्होंने सर्वे कराने में, सेंसस को करवाने में उन्होंने समय लगाया, तो ये आ रहा है। और चूंकि 10 साल पे आता है तो हमारी मांग जेन्युइन है, तब तक लड़ेंगे जब तक वो करवाएंगे नहीं। तो उसके बीच अगर ये चुनावी एजेंडे में पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और गोवा और एक राज्य और शायद एक राज्य और वहाँ पे चुनाव है, तो हम पंजाब भी गए, हम उत्तराखंड भी गए, हम यूपी भी गए। और इस बार हमने तय किया है कि इस बार चुनावी जो एजेंडा है इसमें घोषणा पत्र में विपक्षी दलों से मांग करें कि इसको मजबूती से इसको रखा जाए। और हर जगह से ये मांग उठेगी इस बार, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में, कि इसको फोकस करके जो विपक्षी दल है, सत्ता के ऊपर तो हम दबाव बना रहे हैं, वो तो करने कर रहा है क्योंकि उनकी सरकार है, और विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो मौखिक सपोर्ट दे रहे हैं। उस पर मैं दूसरे आपके आगे उसका जवाब दूंगा। लेकिन ये है कि हमारा बिल्कुल फोकस यही है कि हर राज्य में जो जहाँ चुनाव है इस बार घोषणा पत्र में और इस बिल्कुल चुनावी बिल्कुल एजेंडा हो जाए कि प्रधानमंत्री जी जो जाति है, जाति को जनगणना से जोड़ो वरना मोदी गद्दी छोड़ो, ये नारे के साथ हम हर राज्यों में जाके कैंपेन चलाएंगे। अच्छा, ये आपका जो संस्था है, ये जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा जो आपने बनाया, आपने बताया कि कई राज्यों में जाकर इसकी बैठकें हो रही हैं, वहाँ के लोगों को जागृत किया जा रहा है जाति जनगणना को लेकर, तो वहाँ पर इसका क्या रिएक्शन आ रहा है और वहाँ पर किस तरीके की इस काम को करने के लिए कौन तैयार हो रही है? देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी आंदोलन के लिए होता क्या है कि शुरू तो बहुत उस तरह से होता है, शुरू तो होता है, लेकिन वो जाते जाते वो आंदोलन कितना पीक पे जाएगा, अगुआ नेता कहाँ तक मिलेंगे। हम लोगों ने शुरुआत कराई, वहाँ कई बैठकें हो रही हैं। इस सम्मेलन में उत्तराखंड और पंजाब से साथी बनारस में आ भी रहे हैं और वो करेंगे भी, तो वहाँ पे अपना चल रहा है। लेकिन हमने यूपी में बहुत, पूर्वांचल के 17-18 जिले में हम लोगों ने काम किया और इस सम्मेलन में कम से कम 15-16 जिले से लोग भी आ रहे हैं प्रदेश भर से। तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने किया है वहाँ आम जनता के बीच जाके बात रख रहे हैं, खासतौर से पिछड़ों समाज में, माइनॉरिटी के पासमानदा समाज में, हर वर्ग के बीच हम ये मुद्दा रख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो युवा हैं इसको समझ रहे हैं और वो आगे भी आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। जो हमारे सपा समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, या ये जो कांग्रेस की पार्टी है, उनका जाति जनगणना को लेकर क्या रवैया है इस मुद्दे को लेकर? सपा और बसपा को तो हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेट की पार्टियां हैं। कांग्रेस को हम लोग फोकस कर सकते हैं कि चूंकि ये केंद्र का एजेंडा है, केंद्र की जिम्मेदारी है तय करना। तो जैसा मैंने कहा कि 90 के दशक में, फिर 2001 में, ये 2 दशकों में इनकी सरकारें नहीं थी। 2011 में आए तो कांग्रेस ने सामाजिक कुछ मुद्दों को लेके इसका एक कमेटी भी बनाई और 4000 करोड़ रुपए खर्च करके। तो इस बार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि हम इस बार आएंगे तो लेके आएंगे, और उसको लेके सिंबॉलिक धरना वरना भी उन लोगों ने दिया कि करवाया जाए। और लेकिन ये है कि कांग्रेस का सिंबॉलिक होना या सपा का सिंबॉलिक होना या बसपा का सिंबॉलिक होने से नहीं चलता है। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, राजनीतिक स्ट्रेंथ है, बिहार में आरजेडी की स्ट्रेंथ है। अगर ये चाहे तो मास को सड़कों पर उतार दे, इस मुद्दा को लेके इसको जन आंदोलन का पार्ट बना दे। सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन ये अब एक तरह का खेल है, वो चूहा बिल्ली का खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सत्ता के ऊपर तो हमें विरोध के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनसे मांग करनी पड़ेगी, उतना ही हमें प्रबल दबाव इन विपक्षी दलों से भी करना होगा कि आप इस मुद्दों को लेके सामने आए। और जिस दिन जाति जनगणना आप करा लेंगे उस दिन मालूम हो जाएगा कि देश के संसाधनों में किन जातियों का कितना अधिकार है और कौन सी वो जातियां हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट जो देश के लगभग 60% संसाधनों पे, वो शिक्षा है, वो रोजगार है, वो नौकरियां है, वो कॉर्पोरेट है, वो मीडिया है, वो न्यायपालिका है, किस पे उसकी कब्जेदारी है, वो सड़क, वो जमीन है, सबसे ज्यादा जमीन के लैंड को लेके कितनी कब्जेदारी है, वो सब सामने आ जाएगा। और खासकर महिलाओं के मुद्दों को भी आप देखेंगे कि हर वर्ग की महिलाएं, सब इवन कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी निकल के आएगा कि कौन सी महिला कितनी शिक्षित है, किस समाज की पिछड़ी महिलाएं कितनी शिक्षित हुई, उनका नौकरियों में कितना भागीदार है, राजनीतिक में कितना हुआ। और तो और जमीन के सवाल पे सिर्फ 2% महिलाओं के पास जमीन है
98% पुरुषों के नाम लिखा पड़ी कागजात है। तो ये और भी सामने आएगा किस किस समाज की महिलाओं का कितना उत्थान हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, और उसी को ओवरऑल को लेके ये पैकेजेस बनते हैं पिछड़ों की। जैसे दलितों के लिए SC/ST आयोग है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, वो वहां से उनके सभी विकास के लिए पैसे मिलते हैं। उसी तरह पिछड़ों के लिए, उसी तरह माइनॉरिटीज के लिए भी बनते हैं। तो उसी हिसाब से बजट बनेगा, उसी हिसाब से आरक्षण डिक्लेयर होगा। मैंने कहा ना, ये जाति जनगणना सैकड़ों तालों की एक चाबी है, और जाति जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि कोई भी कमेटियां बना लें, कुछ भी कर लें, ये अपर्याप्त है। तो जाति जनगणना होके रहेगा, और इसकी मांग के लेके हम ये 28 नवंबर को सम्मेलन में हुंकार भरेंगे कि जब तक ये होगा नहीं तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जनगणना को लेकर अनूप श्रमिक जी ने अभी बहुत सारी जानकारियां दी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। गांव के लोग देखते रहिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।